तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मैं वेलकम करता हूँ ये सीसीएनए वेबिनार में। और इस सीसीएनए वेबिनार में मैं सभी चीज़ें डिस्कस करूंगा, जैसे कि मेरी जर्नी क्या थी, कैसे मैं कहाँ से स्टार्ट किया और मैं अभी कहाँ हूँ, और इस जर्नी में मैं कैसे पहुंचा। साथ ही साथ मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि सीसीएनए का ये जो वेबिनार है, इस वेबिनार में मैं क्या बताने वाला हूँ, और इसके आगे जो सीसीएनए से रिलेटेड जो मैं कोर्स करूंगा उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। तो उस सीसीएनए कोर्स में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ आगे आपको सीसीएनए करने पे आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है और आपका करियर कैसे डायरेक्शन में जा सकता है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं फिलहाल सिस्को में काम करता हूँ। मैं सिस्को में काम करता हूँ और मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है और पिछले 3 साल से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ठीक है। और अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना है तो आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल, मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल। आप लिंक्डइन पे लक्ष्मीकांत पीएस से सर्च कर सकते हो। ये मेरा वेबसाइट है नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य, इस पे भी आप जाके मेरे कोर्सेस देख सकते हो। फ्री में भी बहुत सारे कोर्सेस आप उनको देख सकते हो, समझ सकते हो कि मेरी ट्रेनिंग स्टाइल क्या है। इंस्टाग्राम पे नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य है एंड यूट्यूब पे भी सेम नाम है, नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, मेरे वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है। तो मैं जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि मैं सिस्को में काम करता हूँ, और आपको अगर मेरे साथ कनेक्ट करना है तो आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे लक्ष्मीकांत पीएस से सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे नेटवर्क बाइट्स विद लक्ष्य, और सेम नाम से आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, नेटवर्क बाइट विद लक्ष्य के नाम से। और इन 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने सीसीएनए पढ़ाया है, सीसीएनपी पढ़ाया है, सीसीआई पढ़ाया है। आई एम सॉरी, कुछ कुछ इमेजेस लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, नॉट श्योर व्हाई। तो मैंने ये सीसीएनए, सीसीएनपी एंड सीसीआई पढ़ाया है। तो सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई जो है सिस्को के बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के सर्टिफिकेशंस है, जिसके बारे में मैंने पढ़ाया है। और इसी के साथ साथ मैंने अपने कस्टमर्स को भी इन सर्टिफिकेशंस के बारे में पढ़ाया है, और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया है। ठीक है। और मेरे जो कलीग्स हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इन नेटवर्किंग प्रोडक्ट कंपनीज में काम करते हैं। तो मेरे कुछ दो कलीग्स, जिन्होंने एक्स कलीग्स थे मेरे पुराने कंपनी में, वो अभी उन्होंने 1 साल पहले सिस्को में इंटरव्यू दिया और अभी वो सिस्को में काम कर रहे हैं। मेरा एक स्टूडेंट अभी अमेजोन आयरलैंड में काम कर रहा है। मेरा एक कलीग जो जुनिपर में काम करता है, जो कि फिलहाल अभी एचपी बन चुका है, वो इसमें काम करता है। और वो उसने मुझे ये बताया कि उसने मेरे वीडियोस देख के अपने कस्टमर नेटवर्क के केसेस सॉल्व किए, है ना। और मेरा एक स्टूडेंट कैलिक्स में काम करता है। और लास्ट वीक ही मेरे एक स्टूडेंट ने ओरेकल का इंटरव्यू क्लियर किया। और मेरे दो स्टूडेंट्स जो है एरिस्टा में काम करते हैं। तो ये सब जितने भी आप कंपनी सामने देख रहे हो, ये सब प्रोडक्ट कंपनीज है। एंड ये लोग ये अचीव इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जॉब पर्सपेक्टिव हो या फिर अपने कस्टमर के केसेस सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से हो, दे आर एबल टू डू दिस बिकॉज मैं जिस ढंग से कोई टॉपिक को पकड़ के समझाता हूँ, वो बिल्कुल बेसिक से होता है और एट अ पैकेट लेवल होता है। क्योंकि हमें कस्टमर नेटवर्क, या फिर हम जब इंटरव्यू कर रहे हो या फिर हम कुछ किसी चीज के लिए पढ़ रहे हो, तो हमें इन डेप्थ नॉलेज की बहुत जरूरत होती है। और मेरा मोटो ही ये है कि मैं कुछ भी जब पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली ये कोर्सेज को लेके, तो मैं इन डेप्थ में कराऊँ ताकि सभी लोगों को, भले ही वो फ्रेशर हो या फिर इनएक्सपीरियंस्ड हो या फिर 1 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो या फिर 20 साल का एक्सपीरियंस हो, सभी को ये सब चीज ऊपर से नीचे समझ में आए। ये मेरा मोटो रहा है हमेशा पढ़ाने के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी थोड़ी सी जर्नी थोड़ा सा शेयर करता हूँ कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया और मैं अभी कहाँ हूँ। तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे कि मैंने कोई अलग काम नहीं किया, जस्ट मैंने थोड़ा सा अपनी मेहनत लगाई, अपना थोड़ा सा हार्डवर्क किया, जिसकी वजह से मैं जहाँ हूँ वहां पर हूँ। तो
जब मैं कॉलेज में था तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कॉलेज से। तो मैं जब कॉलेज में था, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बैकग्राउंड में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी होता है, और साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन एंड वेवलेंथ्स, ये सब भी होते हैं। तो ये सब मुझे कुछ समझ में नहीं आए। मुझे जो सब्जेक्ट समझ में आया वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, जो था कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, क्योंकि उसमें कैसे दो कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात कर रही है, मुझे समझ में। तो मुझे अच्छा लगा। तो जब मैंने इंटरेस्ट दिखाया तो मेरे प्रोफेसर ने बोला कि सिस्को के बारे में। तो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम सिस्को, ये मैं बात 2014 की कर रहा हूँ, 2012 की बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि सिस्को क्या होता है। जैसे जैसे सिस्को के बारे में मैंने पढ़ा तो पता पड़ा कि सीसीएनए नाम की चीज होती है। तो उस टाइम से मेरा ड्रीम बन चुका था कि मुझे सिस्को में ज्वाइन करना है। सिस्को ज्वाइन करना है, तब से मेरा ड्रीम बन चुका है कि मैं सिस्को जैसा तैसा तो ज्वाइन करूंगा। उसके बाद फिर मैंने सीसीएनए पढ़ा। एक पास में ही एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, जो सीसीएनए पढ़ा। सीसीएनए पढ़ा और मेरे पास एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल गई थी। फिर उसके बाद मैंने सीसीएनपी पढ़ा। तो उसमें भी मुझे एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मिल गई। ठीक है। उसके बाद फिर 2014 में कैंपस प्लेसमेंट हुआ। उस कैंपस प्लेसमेंट में मेरा एक कंपनी में हुआ जिसका नाम था सीएसएस कॉर्प। सीएसएस कॉर्प, अगर आप नहीं जानते हो तो सीएसएस कॉर्प जो है, कोई भी फ्रेशर के लिए या फिर एक इंजीनियर के लिए स्टार्ट करने के लिए इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ गुड नेटवर्किंग कंपनी। ठीक है, बहुत सारे लोग वहां पे काफी 5 साल 6 साल बिता के भी आते हैं। ठीक है, तो लर्निंग कर्व आपका नेटवर्किंग तब से काफी अच्छा था। तो मैं काफी खुश था कि मेरा सीएसएस कॉर्प का हो गया। बट हुआ ये कि 8 सेमेस्टर का लास्ट एग्जाम में मैं बीमार पड़ गया, मुझे वायरल फीवर हो गया। तो फीवर होने की वजह से मैं वो एग्जाम मेरे से वो मैंने वो एग्जाम छोड़ा। तो हुआ ये, मेरा बैक लग गया। बैक लगने की वजह से मेरे पास 6 साल 6 महीने का मेरे पास गैप। तो अब जैसे ही 6 महीने का गैप हुआ, तो ये सीएसएस कॉर्प ने बोला कि हम आपका ऑफर लेटर रिवोक कर रहे हैं, हम आपको जॉब नहीं दे सकते। ठीक है, तो अब वो 6 महीने में क्या करूं? ठीक है, 6 महीने मेरे पास थे। अब ऑब्वियसली मैं सिर्फ एक एग्जाम के लिए 6 महीने तो बैठ के प्रिपेयर नहीं करूंगा मैं। तो वो 6 महीने में क्या करूं? तो 6 महीने मैंने क्या किया, मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को पहले से ही इंग्लिश और वोकेबलरी में काफी इंटरेस्ट था। तो मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जो जीआरई पढ़ाता। ठीक है। जीआरई एक ऐसा एग्जाम होता है जो कि आपको बाहर की यूनिवर्सिटी, स्पेशली कनाडा और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आपको एंट्री देने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कैट चलता है एमबीए के लिए, गेट चलता है मास्टर्स के लिए, टेक्निकल मास्टर्स के लिए। गेट आप लिखते हो ताकि आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मास्टर्स कर सको, एमबी कैट लिखते हो ताकि आप एमबीए कॉलेजेस में जा सको। सिमिलरली जीआरई लिखा जाता है जिससे कि आप फॉरेन कंट्रीज के, स्पेशली कनाडा और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं वो जीआरई में पढ़ा था। और मैं जीआरई कहाँ पढ़ाता था, क्योंकि मैं साउथ में पढ़ता था उस टाइम। तो मैंने आईआईटी चेन्नई में पढ़ाया है, बीआईटी वेल्लोर में मैंने ये सब पढ़ाया है। तो मुझे ये रियलाइज हुआ, जिस ढंग से मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता पड़ा कि लोग मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है लोग पसंद, क्योंकि मैं 2014 में ही मैंने मतलब मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, है ना। तो मुझे पता है स्टूडेंट्स की मेंटालिटी क्या है। ठीक है। मैं कैसे स्टूडेंट्स को कैसे चीजें पसंद आती है वो मुझे पता था। तो वो सब को मैंने यूज किया और मैंने जीआरई पढ़ाना शुरू किया। तो मुझे पता पड़ा कि यार मैं एक अच्छा टीचर बन सकता। तो वहां से मेरे दिमाग में था कि अगर मैं एक ट्रेनर बना तो मुझे लोग पसंद करेंगे, ये मुझे पता। उसके बाद 6 महीने बीते, मैंने एग्जाम लिखा, क्लियर किया, डिग्री हाथ में। और 2015 में मैंने पहला कंपनी ज्वाइन किया जो कि था प्रोडक्ट। वो था एक टेलीकॉम कंपनी, सॉफ्टवेयर टेलीकॉम कंपनी। बट हुआ ये कि जो काम था प्रोडक्ट में और जो मेरा स्किल था, नेटवर्किंग स्किल, वो मैच नहीं करता था, मुझे पसंद नहीं आता। तो फिर मैंने सीसीएनए अटेम्प्ट किया। अटेम्प्ट मतलब सीसीएनए के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट। ठीक है, सीसीएनए पढ़ा और मैंने सीसीएनए बुक्स खरीदी और हर दिन एक एक चैप्टर पढ़ता था। फिर केविन वॉलेस नाम का एक बंदा है, ठीक है, जो कि एक्स सिस्को इंस्ट्रक्टर है, उसकी बुक्स मैंने पढ़ी और मैंने पहले अटेम्प्ट में सीसीएनए क्लियर। साथ ही साथ 1 साल बाद मैंने सीसीएनपी भी क्लियर की। तो हुआ ये कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे सीसीएनए आता है, सीसीएनपी आता है। और हुआ ये, 2 साल बीत गए इस कंपनी में। अब मैंने सोचा कि यार अब चलो दूसरे कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। अब इंटरव्यू जब देने गया तो मुझे पता पड़ा, मैं ओवर कॉन्फिडेंस पर आ गया, यार मुझे तो सीसी आता है, मुझे तो सीसीएनपी आता है, और मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा उस टाइम।
क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है। और उस टाइम होता ये था कि किसी भी 2 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को अगर सीसीएनपी क्लियर किया हुआ बंदा है तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि उस टाइम लोग जो है सीसीएनए क्लियर कर लेते हैं ताकि एक नौकरी मिल जाए। उसके बाद कोई भी सर्टिफिकेशन के बारे में सोचता ही नहीं। भले वो 5 साल हो, 10 साल हो, 12 साल हो, 20 साल हो, कोई सर्टिफिकेशन के बारे में नहीं सोचता। बट मैं 2 साल में मैंने सीसीएनपी क्लियर किया तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, और वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया। तो मैं काफी इंटरव्यूज फेल हुआ, है ना। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चलेगा, मुझे फिर से पूरी चीजें पढ़नी पड़ी। मैंने पूरी चीजें पढ़ी। उसके बाद एरिसन नाम की एक कंपनी मैंने ज्वाइन की 2017 में, जो कि अगेन सीएसएस कॉर्प से बेटर नेटवर्किंग कंपनी है। वहां ज्वाइन किया। वहां ज्वाइन किया उसके बाद फिर मैंने सीसीएनपी राउट क्लियर किया। सीसीएनपी दो मतलब पहले टाइम पे ना सीसीएनपी अलग अलग वो एग्जाम्स में बटा हुआ था। आपको 3 एग्जाम लिखने पड़ते थे तब जाके आपको सीसीएनपी का सर्टिफिकेट मिलता था, है ना। तो मैंने पहला सीसीएनपी क्लियर किया, फिर दूसरा सीसीएनपी एरिसेंट जाके ज्वाइन किया। उसके 2 साल बीत गए एरिसेंट में। फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब दूसरा नौकरी ढूंढने की तैयारी। दूसरी नौकरी ढूंढने में मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए, तब मुझे पता पड़ा कि यार काफी नॉलेज गैप, काफी मेरे बीच में नॉलेज गैप है और वो मुझे फिल करना पड़ेगा। तो फिल करने के लिए फिर हमें जो है घूमते फिरते एक रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल गई थी। और वो रिकॉर्डिंग्स थी पीयूष कटारिया नाम के बंदे, पीयूष कटारिया नाम का बंदा था। और इसकी मैंने वीडियोस देखी, राउटिंग से स्विचिंग स्टार्टिंग से, सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीए, तीनों लेवल की मैंने इसकी वीडियोस देखी। और इस बंदे ने मेरी लाइफ चेंज कर दी। मतलब इस बंदे ने जिस ढंग से चीजें समझाई, जिस ढंग से नेटवर्किंग समझाया, मेरा बेस बहुत स्ट्रांग हुआ। तो मैंने भी रियलाइज किया कि मैं एक ऐसा टीचर ढूंढ रहा हूँ जो जो पीयूष कटारिया जैसा समझा सके। बुक्स बुक्स पढ़ के भी मेरे को इतना कुछ समझ, बुक्स पढ़ के भी मुझे काफी चीजें समझ में आई, बट तब भी छोटी छोटी चीजें थी जो गैप्स थे, जो इस बंदे ने मेरी क्लियर की। तो मेरा मिशन यही था कि यार मैं ऐसा मेंटर बनूं या फिर ऐसा टीचर बनूं जो ये पीयूष कटारिया का। और आगे मैंने वही मेंटालिटी लेके चली। मैं जब भी अपने टीम मेंबर्स को समझाता था, अपने दोस्तों को समझाता था, मैं उसी हिसाब से समझाता था ताकि सामने वाले को समझ में। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यूज देना शुरू किए। इंटरव्यूज दिया तो मैं काफी इंटरव्यूज में फेल हुआ। उन इंटरव्यूज में फेल होने के बाद मैंने वो गैप्स को मैंने फिल किया। फिल करने के बाद फिर मैंने सिस्को के इंटरव्यूज देने शुरू किए। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 7 बार सिस्को के इंटरव्यू में फेल। ठीक है, 7 बार सिस्को के इंटरव्यू में फेल हुआ। तब भी मैंने सिस्को का पीछा नहीं छोड़ा। फिर मैंने सोचा कि यार चलो अब लेवल अप कर लेते हैं। मेरे पास तब तक 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था। 5 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को वो लोग प्रेशर वाले क्वेश्चन से ही पूछेंगे, थोड़ा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। मैं एडवांस टॉपिक पढ़ा। एडवांस टॉपिक के लिए मैंने फिर एडवांस वाली बुक्स खरीदी, उनको पढ़ा, एक एक चैप्टर पढ़ा, अपना नॉलेज बढ़ाया। उसके बाद फाइनली मैं वापस अपने कंपनी में गया, वापस पुराने कंपनी में प्रोडक्ट में चला गया, ताकि मैं वापस अपने आप को अपस्किल कर सकूं अच्छे तरीके से। उसके बाद एक अटेम्प्ट में मैंने फाइनली सिस्को का इंटरव्यू क्रैक किया, और वहां पे मैंने जाके सिस्को में जाके ज्वाइन किया। अब मैं पिछले 5 साल से सिस्को में काम कर रहा हूँ। और मैंने लास्ट ईयर सीसीआई, जो एडवांस्ड इंटरनेट एक्सपर्ट सर्टिफिकेशन होता है, उसको मैंने क्लियर किया। और उस सर्टिफिकेशन को मैं आपको एक दिखा देता हूँ, वो दिखता कैसा। आप जब सीसीआई क्लियर कर लेते हो तो वो सर्टिफिकेट बेसिकली सिंपल एक सर्टिफिकेट नहीं होता है। वो बेसिकली आपको एक फ्रेम निकाल के देते हैं। ऐसा एक फ्रेम दिखता है, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट, आपका नाम लिखा रहता है, आपने कब क्लियर किया। और ये एक फ्रेम है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपको एक फोटो फ्रेम दिया जाए, है ना। तो मैं इस फ्रेम के पीछे पड़ा हुआ हूं कि मुझे ये फ्रेम चाहिए। ठीक है, और वो मुझे फाइनली मिल गया। एंड अभी जैसे मैंने बताया, पिछले 5 साल से मैं सिस्को में काम कर रहा हूँ। और मेरा काम करते करते मैंने यूट्यूब चलाना शुरू भी कर दिया। मैं अपना खुद का चैनल भी है, मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, और मैं काफी सारे लोगों को पढ़ा चुका। तो मेरा पढ़ाने का मोटो ही ये है कि मैं जो मेंटर ढूंढता था, कि मेरे को कोई पढ़ाने वाला, ऐसा पढ़ाने वाला मिले कि मेरा सब कुछ बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें मेरी क्लियर है, मैं वैसा मेंटर अब दूसरों के लिए बनना चाहता हूँ। तो इसी मोटो के साथ मैं ये वेबिनार्स कंडक्ट करता हूँ। ये सीसी ने कोर्सेस, सीसीएनपी और सीसीआई कोर्सेस में पढ़ाता हूँ। और इस कोर्सेस का जो बेनिफिट है मुझे दिखता है स्टूडेंट्स में। जैसे मैंने बताया, मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स जो है ये सब
कंपनीज में काम करते हैं और मुझे फीडबैक मिलता है यूट्यूब पे कि वो अपने कस्टमर केसेस सॉल्व कर पा रहे हैं, उनके उनके लिए चीजें चीजें इजी हो रही है। सिस्को के अंदर ही काफी सारे लोग मुझे अप्रोच करते हैं, बोलते हैं कि यार ये सब चीज जो है टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स में हमें समझ में नहीं आती, बट आपकी वीडियोस देख के मुझे समझ में आया। तो ये सब मैं बोलूंगा छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं मेरे पढ़ाने के, और मैं जिस ढंग से पढ़ाता हूँ आपको चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब इस कोर्स पे, या फिर इस वेबिनार, जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स व्हाट व्हाई एंड हाउ। बट बढ़ने के पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आपको कुछ मेरे से इंटरेक्ट करना है या फिर आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हो। आप कभी भी मुझे रोक सकते हो, बात कर सकते हो, और आप अपना शायद आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हो, बीच में पूछ सकते हो कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, या फिर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वो समझ में नहीं आता, आप मेरे से वापस पूछ सकते हो कि ये मुझे समझ में नहीं, आप मुझे वापस समझाइए। ये भी आप बिल्कुल आप बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हो। बट अभी आगे बढ़ने के पहले यहाँ तक आपको कुछ भी मेरे से सवाल है तो आप पूछ सकते हो। चलिए ठीक है। तो मैं ये जब वेबिनार लूंगा तो मैं पूरा रियल टाइम एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि रियल टाइम के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें चीजें आसानी से समझ में आती हैं। तो ये जो वेबिनार है कंप्यूटर नेटवर्क्स पे है, और कंप्यूटर नेटवर्क्स का बेसिकली हम मतलब ये है कि नेटवर्किंग। ठीक है, और हम रियल टाइम में नेटवर्किंग बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। नेटवर्किंग या फिर इंटरनेट हम बहुत सारी चीजों के लिए यूज, जैसे कि हम फेसबुक यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं, गूगल ब्राउजिंग करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, नेटफ्लिक्स या फिर हॉटस्टार पे हम मूवीज देखते हैं। इस सब चीजों में हम इंटरनेट यूज करते हैं। बट हमारे लिए जो हम विजिबली जो हम इंटरनेट देखते हैं वो सिर्फ हमारा जो है सिर्फ हमारे वाईफाई राउटर तक ही लिमिटेड है। मतलब कि जैसे कि मान लो कि ये आप हो और ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है, जो आप दोनों फेसबुक यूज कर रहे हो और एक दूसरे से बात कर रहे हो। तो आपको जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आपका फोन जो है आपके वाईफाई राउटर से कनेक्टेड है। सिमिलरली आपके फोन आपके दोस्त को ये दिख रहा होगा कि उसका लैपटॉप जो है उसके वाईफाई राउटर से कनेक्ट है। बस यही दिख रहा है। आप मैसेज भेज रहे हो फेसबुक पे और वो आपके दोस्त को रीच हो, बस आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप ये देखोगे कि आपका ये मैसेज जो है वाईफाई तक जा रहा है, वाईफाई बस वहां तक। बट इंटरनेट जो है जो हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क्स की स्टडी जो है, ये दो वाईफाई राउटर्स के बीच की स्टडी को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलते हैं। इनकी इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कैसे आपका डेटा फेसबुक, आप फेसबुक पर टाइप कर रहे हो, कैसे वो डेटा आपके दोस्त के फोन या फिर लैपटॉप तक पहुंचा है, उसकी स्टडी को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ भी पूछना है आपको आशुतोष? क्लियर है सर। हेलो? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, ऑल राइट, थैंक यू। अब चलिए बढ़ते हैं। तो फिर से मेरा सवाल यही रहेगा, एक और लास्ट सवाल, कि हम ये वर्ड हमेशा यूज करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट नहीं चल रहा मेरा, इंटरनेट डाउन है। ठीक है, या फिर इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है, या फिर इंटरनेट स्लो है। ठीक है, कहीं कहीं का इंटरनेट बैठ गया। ठीक है, ये हम बहुत वर्ड यूज करते हैं, बहुत बार हम ये वर्ड यूज करते हैं इंटरनेट। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इंटरनेट के बारे में, आप क्या समझते हो इंटरनेट से। कोई सही आंसर नहीं है, कोई गलत आंसर नहीं है, मैं बस आपका अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता हूँ कि इंटरनेट से आप क्या समझते Connectivity disconnected between two devices, sir. हो। कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है, कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस, ठीक है। ये एक बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन है। जैसे मैंने बताया, ये इंटरनेट जो है बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। इसके लिए कोई सही रास्ता नहीं है, इसके लिए कोई गलत सही जवाब नहीं है, कोई गलत जवाब नहीं। बट इंटरनेट का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। अलग अलग नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन को हम इंटरनेट बोलते हैं। बेसिकली वो होता है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज इंटरनेट। बट अगेन
इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स हम समझ गए, मतलब अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, बट ये नेटवर्क क्या होता है? ठीक है, अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, तो हमें पहले पता होना चाहिए नेटवर्क क्या होता है, तो ही हम इंटरनेट समझ सकते हैं नेटवर्क होता क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे घर में हम जो है यूजुअली फोन यूज करते ही हैं, है ना? तो हम एक फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। हमारे घर पे चार लोग हैं, तो आजकल घर पे चार मोबाइल फोन तो आजकल होते हैं, हर किसी के पास एक मोबाइल फोन होता है ना? चार लोग हैं तो चार मोबाइल फोन। ठीक है, उसके बाद एक लैपटॉप भी कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है। फिर एक पीसी भी कनेक्टेड है अगर पीसी घर पे है। ठीक है, एक पीसी कनेक्टेड है, एक स्मार्ट टीवी भी होता है। ठीक है, आजकल एक स्मार्ट टीवी भी इंटरनेट पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये सब क्या है, हमारे वाईफाई मोडेम से कनेक्टेड है ना? ये सब हमारे वाईफाई मोडेम से कनेक्टेड है। तो हो ये रहा है कि आप सभी डिवाइसेस के साथ बात कर सकते हो। तो व्हाट इज हैपनिंग, नेटवर्क इज बेसिकली कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस, जैसा आपने यहाँ पे बोला कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस। तो ये हर डिवाइसेस जो है एक दूसरे के बीच में कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं, और इन्होंने अपना खुद का एक छोटा सा नेटवर्क बना के रखा। तो इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। सिमिलरली, आप सिर्फ अपने ही नेटवर्क के डिवाइसेस के अलावा आप बाहर के डिवाइसेस से भी बात कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आपका दोस्त, आपके दोस्त भी फोन यूज कर रहा है, उसके घर पे भी तीन चार लोग होंगे जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। उसके घर पे भी आजकल हर घर पे स्मार्ट टीवी आ चुका है। ठीक है, स्मार्ट टीवी होगा और एक लैपटॉप होगा जो वो यूज कर रहा है। ठीक है, और ये सभी डिवाइसेस उसके घर के वाईफाई राउटर से कनेक्टेड, उसके वाईफाई राउटर से कनेक्टेड, है ना? तो अब हो ये रहा है कि ये भी एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, ये भी एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो आपका दोस्त उसके घर के डिवाइसेस डिवाइसेस के साथ बात कर रहा है, आप अपने डिवाइसेस के साथ बात, यही नहीं, आप एक दूसरे के डिवाइसेस से भी बात कर रहे हैं। मतलब आपका वाईफाई राउटर उसके वाईफाई राउटर से भी कनेक्टेड है। ये होता है इंटर कनेक्शन। आप अपने दोस्त के साथ जो कि कहीं और बैठा हुआ है उससे बात करो, उसके नेटवर्क से बात करो, तो उसका नेटवर्क और आपका नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है। इसको बोलते हैं हम इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। तो लोगों को क्या लगता है, गूगल इंटरनेट है? नहीं, गूगल इंटरनेट नहीं है। फेसबुक इंटरनेट है? फेसबुक इंटरनेट नहीं होता। नेटफ्लिक्स इंटरनेट है? नेटफ्लिक्स इंटरनेट नहीं होता। आपकी बैंकिंग साइट इंटरनेट है? इंटरनेट नहीं होता। ठीक है, गूगल का खुद का एक छोटा सा नेटवर्क है, फेसबुक का खुद का एक नेटवर्क है, नेटफ्लिक्स का खुद का एक छोटा सा नेटवर्क है, बैंक, आपकी जो बैंक है उसकी एक छोटी सी एक नेटवर्क है। ये सब अलग अलग नेटवर्क्स हैं। इन नेटवर्क्स को कनेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं इंटरनेट, इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क। गूगल में भी अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे, गूगल में भी उसके अलग अलग कंप्यूटर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, सर्वर्स होगा, ठीक है, पीसीज होंगे। तो गूगल ने अपना छोटा सा नेटवर्क फॉर्म कर रखा है। सिमिलरली फेसबुक, नेटफ्लिक्स, बैंकिंग साइट जो है, उन्होंने अपना नेटवर्क फॉर्म करके रखा है। इन सबको कनेक्ट करने का स्टडी होता है इंटरनेट, और उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो आप इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे कि सर्वर है ये, ठीक है, यहाँ पे सर्वर और पीसी का कनेक्शन है, यहाँ पे भी सर्वर और पीसी का कनेक्शन है। ये सबको हम कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटरनेट। तो कोई भी अगर आप पूछे कि इंटरनेट क्या है, और या फिर कोई भी अगर आप बोले कि यार मेरा गूगल डाउन है, गूगल इंटरनेट डाउन है, नहीं, गूगल अलग होता है, इंटरनेट अलग। सो बेसिकली, और दूसरे तरीके से मैं बोलूं, इंटरनेट इंटरनेट इज अ पाथ, वो एक रास्ता है अलग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का। इंटरनेट इज अ पाथ टू डिफरेंट नेटवर्क, वो एक रास्ता है। ठीक है, वो एक रास्ता है अलग अलग नेटवर्क्स को ज्वाइन करने। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि मैं जो भी एग्जांपल लूंगा वो रियल टाइम एग्जांपल्स होंगे। तो रियल टाइम एग्जांपल्स में होता ये है कि हम चीजें आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम रिलेट करते हैं तो हमें चीजें और इजी समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपना स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया और मैं सिर्फ बोले जा रहा हूँ, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर बंद कर दिया, आपको सिर्फ मेरा चेहरा दिख रहा है,
या फिर मेरा मैं भी अपना वीडियो भी बंद कर दूं। तो मैंने अपना वीडियो बंद कर दिया, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी वॉइस सुनाई दे रही है और मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है, पर इसमें होगा ये, आपको कुछ समझ में नहीं है, ठीक है। तो मैंने अपना वीडियो ऑन किया, मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की, और स्क्रीन शेयर करके मैं आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। तो इससे होता क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इंटरनेट एक ऐसी चीज है जिसको आपको विजुअलाइज करके ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जब तक आप वो विजुअलाइज नहीं कर पाओगे, आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। तो मैं जितनी भी चीजें बताऊंगा, उसको विजुअलाइज करके उसको मैं रियल टाइम के साथ कनेक्ट करूंगा, ताकि आपको चीजें समझ में, ठीक है। तो इसी चीज के साथ मैं सबसे पहला एग्जांपल लेता हूँ मेरा, जो कि है एक हमारा क्रॉस रोड, या फिर जिसको हम बोलते हैं जंक्शन या फिर चौक, हिंदी में जो बोलते हैं, ठीक है। तो इस चौक पे इस चौक पे एक ट्रैफिक सिग्नल है। इस चौक पे एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। हमें पता है ट्रैफिक सिग्नल में रेड, रेड, येलो और ग्रीन लाइट हमें दिखती है, ठीक है। ये तीन लाइट हमें दिखेंगी। अब इस ट्रैफिक सिग्नल पे जो भी सिग्नल चल रहा है, रेड सिग्नल या ग्रीन सिग्नल, उसके हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां हैं वो मूव होना स्टार्ट होगी। जिसको राइट जाना है वो राइट जाएगा, जिसको लेफ्ट जाना है वो लेफ्ट जाएगा, जिसको सीधे जाना है वो सीधे जाएगा, या फिर जिसको यू टर्न लेना है वो यू टर्न लेके जाएगा, ठीक है। तो ट्रैफिक सिग्नल की वजह से होता क्या है, हम रूल्स थोड़ा फॉलो करते हैं और हम उस हिसाब से हम डायरेक्शन में जाते हैं। और हमें पता है, अगर कभी ये ट्रैफिक सिग्नल बंद हो गया पीक आवर्स में, हम कोई भी ट्रैफिक सिग्नल फॉलो नहीं करते, ठीक है। हम सीधे घुस जाते हैं और हर डायरेक्शन से गाड़ियां आती हैं और वो इस चौक पे जाके अटक जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रैफिक जैम लग जाता है, पूरा ब्लॉक लग जाता है और रोड जाम हो जाती है, ट्रैफिक लगा, ठीक है। तो होता यह है कि हमें रियल लाइफ में भी, ठीक है, सिग्नल्स की जरूरत होती है, या फिर लॉ, या फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर लॉ की जरूरत होती है, ताकि हम उस लॉ के हिसाब से चलें और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें, ताकि हमारी लाइफ या फिर थोड़ी इजी रहे। सिमिलरली हमारे नेटवर्किंग में भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका नेटवर्किंग में जो डेटा है वो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके चलता है, ठीक है। तो वो सिग्नल्स, ठीक है, ये जो दो सिग्नल्स, ये जो सिग्नल है हमारे पास नेटवर्किंग में, ये सिग्नल्स दो तरीके के। एक होता है ओएसआई, ओएसआई ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट, और दूसरा सिग्नल होता है टीसीपी आईपी, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दो सिग्नल्स होते हैं जिसके बेसिस पे जिसके बेसिस पे हमारे नेटवर्किंग डिवाइसेस या फिर डेटा नेटवर्क में रूल्स फॉलो करके चलता है। अगर ये दोनों रूल्स इंटरनेट में नहीं हो, तो हमारा डेटा हमेशा ट्रैफिक में फंसा रहेगा, हम कभी इंटरनेट यूज ही नहीं कर पाएंगे, हम कभी एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू बात ही नहीं कर सकते। तो पहले तो हमें ये रूल्स समझने पड़े, ये रूल्स समझने पड़ेंगे तो ही हम नेटवर्किंग समझ, ठीक है। जैसे ही जैसे ही हमारे सिग्नल्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में तीन सिग्नल्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ये तीन सिग्नल्स होते हैं, अलग अलग कलर के सिग्नल्स होते हैं। सिमिलरली हमारे इन नेटवर्किंग सिग्नल्स में सात अलग अलग, या फिर या सात अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। लोअर लेयर जो आपका फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर से लेके आपका सेवेंथ लेयर तक के अलग अलग लेयर्स होते हैं, या फिर अलग अलग सिग्नल्स होते हैं। इन सिग्नल्स के बेसिस पे ही आपका जो नेटवर्किंग में जो डेटा है वो आगे फॉरवर्ड होता है या फिर आगे बढ़ती है। अलग अलग डिवाइसेस ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा जो सिग्नल है, जो हम सिग्नल्स फॉलो करते हैं, हमें पता है कि एक होता है रेड, सबसे पहले रेड आता है तो हम रुकते हैं। उसके बाद फिर येलो आता है तो हम थोड़े से तैयार होते हैं, हम अपनी इंजन से ऑन करते हैं। फिर ग्रीन आता है, जैसे ही ग्रीन आता है तो हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे, तो आपका जो सिग्नल चल रहा है ना, जो आपका
प्रोसीजर है वो आपका ये है, ऐसा है ना, इस डायरेक्शन में, ग्रीन येलो, सॉरी रेड येलो ग्रीन। उसके बाद ग्रीन से जब वापस सिग्नल, रुकने वाला सिग्नल आता है, सबसे पहले ग्रीन आता है, सबसे पहले ग्रीन आता है, ग्रीन चलता रहता है, फिर जैसे ही सिग्नल रुकने वाली बारी आती है तो येलो ऑन होता है, उसके बाद फाइनली रेड आता है ना, रेड आता है। तो इसमें यहाँ पे सिग्नल का डायरेक्शन आपका उल्टा हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप थोड़ा सा ध्यान में रखोगे तो ये जो अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस समझा रहा हूं आपको समझ में आए। तो ये जो मैंने सिग्नल्स आपको दिखाए, 7 सिग्नल्स, ये आपके हर नेटवर्किंग डिवाइसेस में दिखे। ठीक है, हर नेटवर्किंग डिवाइसेस में आपको ये सिग्नल्स दिखेंगे, भले ही वो लैपटॉप हो, पीसी हो, मोबाइल फोन हो, स्मार्टफोन हो, अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस जैसे राउटर्स या स्विचेस, इनके बारे में मैं बाद में थोड़ी सी देर में डिस्कस करूंगा। राउटर्स हो गया, स्विचेस हो गए, ये सभी लेयर्स इनके अंदर होते हैं, इनके अंदर होते हैं। और इनमें से कौन से लेयर्स को आप देख सकते हो या फील कर सकते हो, वो है सिर्फ 2 लेयर। आपका ये फिजिकल लेयर जो फर्स्ट लेयर है, और आपका 7th लेयर एप्लीकेशन लेयर। सिर्फ ये 2 लेयर्स को आप हर नेटवर्किंग डिवाइसेस में छू के फील कर सकते हो, बाकी कोई भी लेयर्स को आप देख नहीं सकते। वो क्यों? तो मान लेते हैं आप अभी जूम चला रहे हो, आप अपने लैपटॉप पे बैठे हो या फिर अपने फोन पे बैठे हो, तो आप जूम चला रहे हो। जूम एक एप्लीकेशन है, आप उस एप्लीकेशन को आपके स्क्रीन पे देख रहे हो। वो स्क्रीन जो है आपके मोबाइल या फिर आपके लैपटॉप के 7th लेयर पे चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जूम चला रहे हो, वो आपके एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है, या फिर आप फेसबुक चला रहे हो तो आपके एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल लेयर पे क्या होता है? फिजिकल लेयर पे आप जैसे ही आपका लैपटॉप ओपन करते हो या फिर पीसी ओपन करते हो तो मदरबोर्ड, चिप, छोटे छोटे डायोड्स, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ये सब आपके फिजिकल लेयर पे आते हैं, जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, तो ये 2 ही लेयर्स हैं आपके पूरे सिग्नल्स में। ठीक है, जो आप छू के फील कर सकते हो। बाकी ये जितने भी बीच के सेकेंड लेयर से लेकर 6th लेयर के जितने भी लेयर्स हैं, आप इनको देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, आपको इनको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो ये विजुअलाइजेशन मैं आपको आज दिखाऊंगा कि ये अलग लेयर्स कहाँ काम आते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बट उसके पहले मैं ये दिखाता हूँ, ये जो मैंने फ्लो बताया आपको, यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल वाला फ्लो बताया, वो यहाँ कैसे काम आ रहा है, ये मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे दूं। तो आप मान लेते हैं आप फेसबुक पे बैठे हो, आपने अपने दोस्त को भेजा हाय। ठीक है, ये आपका यहाँ पे दोस्त बैठा इस तरह, तो आपने जैसे हाय भेजा, ठीक है, तो आप जूम पे लिख रहे हो। ठीक है, जूम एप्लीकेशन लेयर पे चल रहा है। तो होता क्या है, वो एप्लीकेशन लेयर पे आपने जो भी डेटा भेजा है, वो लोअर लेयर पे जाके कवर होता है। ठीक है, और इस कवर को, ठीक है, कवर को हम बोलते हैं एनकैप्सुलेट होना। मैंने एक नया टर्म यूज किया है, एनकैप्सुलेट। तो हमने मेडिकल, हम जब भी मेडिकल स्टोर जाते हैं तो हमें कैप्सूल मिलती है, दवाई मिलती है, कैप्सूल मिलती है, तो वो एक कवर होता है ना, कवर होता है। और उस कवर के अंदर छोटी 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 मेडिसिन बॉल्स, है ना, वो ये मेडिसिन बॉल्स बेसिकली एक्चुअल डेटा है, जो कि आपके पेट में जाके आपको जो भी बीमारी है उसको ठीक कर, पर उसको कवर करने के लिए एक ऊपर से कवरिंग लगाई जाती है, लेयर लगाया जाता है। तो सेम चीज फंडा, तो सेम फंडा इधर भी चलता है। तो आपका जो भी डेटा आपने जो एप्लीकेशन लेयर पे चलाया है, वो एनकैप्सुलेट होता है, नीचे के लोअर लेयर्स के साथ एनकैप्सुलेट होते हुए जाता है, और फाइनली आपके फिजिकल लेयर पे आता है। ठीक है, यहाँ पे फिजिकल लेयर में होता ये है कि आपका फोन का या फिर आपके लैपटॉप का जो वाईफाई एडेप्टर है, आपके फोन का या फिर आपके लैपटॉप का जो वाईफाई एडेप्टर है, वो आपके वाईफाई मॉडेम को सिग्नल, वाईफाई सिग्नल के रूप में डेटा फॉरवर्ड करता है। और उसके बाद ये वाईफाई मॉडेम आगे इंटरनेट पे वो डेटा भेजता है, और वो इंटरनेट के थ्रू आपके दोस्त के वाईफाई मॉडेम को रिसीव, फिर वाईफाई मॉडेम उस डेटा को एज अ वाईफाई सिग्नल आपके दोस्त के फोन के वाईफाई एडेप्टर को भेजता है। ठीक है, जो कि बैठा है फिजिकल लेयर, उसके फिजिकल लेयर पे बैठा है, उसके फोन के फिजिकल लेयर में बैठा है।
उसके बाद वो डेटा को आपके फोन, आपके दोस्त का फोन एक एक करके अनकवर करता है। अभी इस जगह पे कवर होते हुए आ रहा था, यहाँ पे कवर हो रहा था, यहाँ पे अनकवर हो रहा है। धीरे धीरे वो एक एक लेयर अनकवर होती है। ठीक है, इस अनकवरिंग को हम बोलते हैं डी कैप्सुलेशन या डी कैप्सुलेट। इसको बोलते हैं हम डी कैप्सुलेट। धीरे धीरे एक एक लेयर डी कैप्सुलेट होती है और फाइनली जाके एप्लीकेशन लेयर पे जब वो डेटा पूरा अनकवर होता है तो आपके दोस्त के फेसबुक पे उसको आपकी तरफ से हाई मैसेज मिलती है। तो मैंने जैसे यहां बताया, आपके साइड पे दिस इज यू, आपके साइड पे डेटा ऊपर से नीचे फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल फ्लो हो रहा है। और आपके फ्रेंड के फोन पे यहाँ पे डेटा जो है नीचे से ऊपर जाता है। तो जब ऊपर से नीचे आता है तो उसको हम इंकैप्सुलेशन बोलते हैं। जब डेटा नीचे से ऊपर जाता है तो हम उसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। ठीक है, यहां तक कुछ भी पूछना है आपको? अगर आपको ये लेयर्स नहीं समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जैसे मैंने बताया कि आगे के कुछ ये नेक्स्ट 1 आवर में मैं एक एक लेयर आपको समझाऊंगा इन लेयर्स पे होता क्या। यहाँ तक, पर यहाँ तक कुछ भी डाउट है? नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम सबसे पहला लेयर जो कि है फिजिकल, फिजिकल लेयर की तरफ। तो फिजिकल लेयर की स्टडी वो होती है जिसके बारे में हम, जैसे मैंने बताया, हार्डवेयर के बारे में। आपका मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, आपका मदरबोर्ड हो गया, आपका चिप हो गए, ठीक है, चिप हो गए, डायोड्स हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, इन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब तो वो हम पढ़ते हैं फिजिकल लेयर। साथ ही साथ हम फिजिकल लेयर पे आपके लैपटॉप डिवाइसेस के हार्डवेयर के अलावा हम वायर्स के बारे में भी पढ़ते हैं। तो 99% ऑफ द वर्ल्ड आपके वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो मैं आपको एक दिखाता हूं। तो अगर आप ये देखोगे, मुझे नहीं पता आपको ये डायग्राम ढंग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ठीक है, पर आप अगर यहाँ पे ये देखोगे, ये जितने भी आपको ये कलरफुल लाइंस दिख रही है, ये सब आपके वायर्स। ये तो अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ इनके अंदर भी, हर कंट्री के अंदर भी अलग अलग वायर्स फ्लो हो रहे हैं, है ना, जिसकी वजह से आप पूरे दुनिया में कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपका मान लेता है आपका दोस्त कोई फॉरेन कंट्री में भेजा है, आपने फेसबुक पे हाई भेजा, आपके दोस्त को रिसीव हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप ये मत सोचना कि वहां पर ऊपर सैटेलाइट पे जा रहा है, नहीं, ठीक है, वो वायरस के थ्रू ही जा रहा है। अब आप ये मेरे से ये पूछ सकते हो कि हम तो डेटा यूज करते हैं फोन पे, वहां तो वायरलेस चल रहा है, वो तो वायरलेस चल रहा है, वो कैसे वायर्ड में जा रहा है? वो भी वहां पे वायर्ड ही जा रहा है। ठीक है, कैसे? आपका फोन, आपका जो ये जो फोन है, ठीक है, आपका फोन उस मैसेज को आपके नियरेस्ट सेलफोन टावर पे भेजता है। ठीक है, आपका नियरेस्ट सेलफोन टावर उस मैसेज को रिसीव करता है। और ऑब्वियसली सेलफोन टावर में आपने अगर देखो नीचे बहुत सारी वायर्स, और उस वायर के थ्रू वो आपके दोस्त के नियरेस्ट टावर पे जाता है। वहां से फिर वो थ्रू एंटीना, थ्रू एंटीना जो है वो आपके दोस्त को, थ्रू वायर वो आपके दोस्त के फोन को डेटा भेजता है। तो स्टिल ये दो एंटीनास आपके वायर्स के थ्रू ही कनेक्टेड, इसलिए मैंने बोला 99% ऑफ द टाइम आपका जो डेटा है या फिर इंटरनेट है, वायर्स की बदौलत कनेक्ट। हाय महेश, आप कुछ बोलना चाहते हो? ठीक। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के वायर्स होते हैं, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये एक RJ45 केबल है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, ये HDMI केबल है, आपको यहाँ पे USB केबल दिख रहा है, आपको यहाँ पे आपको DVI केबल दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये कंसोल केबल दिख जाएगा।
अलग अलग केबल्स होते हैं। तो इनकी स्टडी को हम बोलते हैं हार्डवेयर नेटवर्क। तो सिर्फ वायर्स की स्टडी नहीं होती, इसके साथ साथ, ठीक है, आपको चिप डिजाइनिंग ये सब भी अगर आप सीखते हो तो उस पे हम हार्डवेयर नेटवर्किंग, उसको हम हार्डवेयर नेटवर्किंग, ठीक है। और मैंने सबसे पहला जो कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो मेरा सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन हुआ था वायर्स पे या फिर फिजिकल लेयर पे, वो हुआ था मेरे कंप्यूटर लैब। ठीक है, मैंने सबसे पहली बार ये वायर्स को मेरे कंप्यूटर लैब में देखा था। वहां पे जैसे आप यहाँ पे एक लैन केबल देख रहे हो, यहाँ पे एक टेलीफोन केबल देख रहे हो, यहाँ पे एक टीवी केबल देख रहे हो, तो ये सब वायर्स मैंने पहली बार मेरे कंप्यूटर लैब में जाके देखा। ठीक है, तब से हम इंटरनेट से कनेक्टेड है। हमको पता भी नहीं था कि ये भाई ये इंटरनेट के लिए यूज करता है, नहीं, बट ये इंटरनेट में ही यूज होता है। और हम इन वायर्स के बदौलत ही इंटरनेट पे बात कर पाते, अदरवाइज हम नहीं कनेक्ट कर पाते। ठीक है, कुछ पूछना है यहाँ पे या फिर आपको कुछ बोलना है इस फिजिकल लेयर पे? आशुतोष, महेश, आपको कुछ बोलना है? ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट लेयर पे चलते हैं हम, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्ट्री बताता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे चलते हैं। मेरा मानना ये है कि कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स जो है वो फास्टर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए यूज किया गया या फिर बनाया गया। ठीक है, तो हम जो है पहले जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मान लेते हैं, हम हमने 20 मिनट लिया एक कॉम्प्लेक्स मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर हमने 20 मिनट लिया तो हमने कंप्यूटर में वो कैलकुलेशन अगर हम फीड करते हैं तो कंप्यूटर जो है प्रोबेबली 2-3 मिनट में वो हमको सोल्यूशन दे देता है। तो हमने कंप्यूटर एक्चुअली उसके लिए क्रिएट किया। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी, मैं चाहता था कि अलग अलग कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें। ठीक है, तो मैं चाहता था कि ये अलग अलग कंप्यूटर्स जो है अपने डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर पाए, मैं ये चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, ये अलग अलग कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स हैं, इनको मैंने अलग अलग कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 4 कंप्यूटर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 4 कंप्यूटर्स है। और एक कंप्यूटर जो है 3 अलग अलग कंप्यूटर्स के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब मुझे एक कंप्यूटर पे 3 अलग अलग कनेक्शंस चाहिए ताकि मैं चारों कंप्यूटर्स को जोड़ सकूं। तो एक कंप्यूटर पे 3 कनेक्शन चाहिए। अब मान लो आपके पास 50 कंप्यूटर है, आपके पास 50 कंप्यूटर है, तो मतलब क्या हुआ, एक कंप्यूटर जो है 49 बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप देखो, एक कंप्यूटर में मेरे को ऐसे अलग अलग 49 केबल्स लगाने पड़े। आप ही सोचो ना, आप अपना लैपटॉप ले लो, आपके लैपटॉप पे 49 केबल्स लगे हुए हैं, कितना खराब दिखे। ना आप ढंग से काम कर पाओगे, वायर्स इधर उधर घूम रहे होंगे। ठीक है, आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर डेटा भेजना है तो आपको 49 कंप्यूटर्स को भेजना पड़ेगा, और ये वायर्स चाहिए। बहुत बेकार सा काम था और बहुत ही मतलब उलझा हुआ काम था। मैं ये नहीं चाहता था। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिवाइस इन्वेंट किया। ठीक है, और उस डिवाइस का नाम है हब। उस डिवाइस का नाम है हब। ठीक है, और मैंने क्या किया, ये जितने भी डिवाइसेस है उसको इस हब के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने उस डिवाइस को इस हब के साथ कनेक्ट किया, ये हब क्या करता है, अगर कंप्यूटर नंबर 1 कोई डेटा भेजता है, ठीक है, तो ये हब क्या करेगा, उस डेटा को निकालेगा, कॉपी बनाएगा, और उसको सभी कंप्यूटर्स को आगे भेज देगा। मतलब उसने डेटा उठाया, उसको कॉपी किया, उसको रेप्लिकेट बनाया या फिर उसके डुप्लीकेट कॉपीज बनाई और बाकी सभी डिवाइसेस को आगे भेज दिया। तो यहाँ पे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर मेरे पास 50 कंप्यूटर है, मुझे कुछ नहीं करना, इन 50 कंप्यूटर्स को हब के साथ कनेक्ट कर देना है। तो क्या होगा, एक कंप्यूटर भी अगर डेटा भेजता है तो बाकी 49 कंप्यूटर्स को वो डेटा जाके रिसीव होगा। तो मेरा क्या हुआ, मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था और ये डिवाइस मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करके दे रही। ठीक है, तो मेरा प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी आने लगी।
रिक्वायरमेंट मेरी ये थी कि मैं चाहता था कि सिर्फ पीसी वन और पीसी टू एक दूसरे से बात करें, और पीसी थ्री और पीसी4 एक दूसरे से बात करें। ये मेरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, पीसी वन और पीसी टू, पीसी थ्री और पीसी4 सिर्फ एक दूसरे से बात करें। ठीक है, ये मेरी रिक्वायरमेंट। बट ये हब के साथ प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि अगर पीसी वन कुछ डेटा भेजता है, ठीक है, पीसी वन अगर डेटा भेजेगा, हब क्या करेगा? बाय नेचर, उसका नेचर ही यही है, फिर उसका डिजाइन ही ये है कि उस डेटा को वो कॉपी करके उसके साथ कनेक्टेड जितने भी डिवाइसेस हैं सबको आगे भेज सकते। तो मेरा जो रिक्वायरमेंट है कि डेटा सिर्फ 1 और 2 और 3 और 4 के बीच में जाना चाहिए, वो फेल हो। तो इस वजह से हब को मैं अन इंटेलिजेंट डिवाइस बोलता हूं। इट इज द फर्स्ट अन इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस। इंटेलिजेंट था, मतलब उसको, वो मेरा काम तो कर रहा था बट इंटेलिजेंटली काम नहीं कर रहा, होशियारी के साथ नहीं कर रहा। तो इस वजह से वो पहला अन इंटेलिजेंट डिवाइस। तो मेरा रिक्वायरमेंट तो मेरा रिक्वायरमेंट था बट उसका सोल्यूशन नहीं। तो इस सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक डिवाइस बनाया जिसका नाम है स्विच। स्विच, एक डिवाइस क्रिएट किया जिसका नाम है स्विच। स्विच मेरा पहला इंटेलिजेंट डिवाइस बना। वो कैसे? तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? मेरी रिक्वायरमेंट थी सिर्फ पीसी 1 2 एक दूसरे से बात करें, और पीसी 3 4 एक दूसरे से बात करें। यहाँ पे स्विच मेरा वो सॉल्यूशन लेके आया। तो अगर मैं डेटा पीसी 1 से भेजता हूँ तो स्विच सिर्फ पीसी 2 को भेजेगा, और मैं अगर डेटा पीसी 3 से भेजता हूँ तो वो डेटा सिर्फ पीसी 4 को भेजेगा। ये मेरी रिक्वायरमेंट स्विच ने सॉल्व किया। और वो कैसे सॉल्व किया? वो सॉल्व किया उसने एक एड्रेस यूज करके, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, इस मैक एड्रेस के बारे में भी हम बाद में बहुत डिटेल में बात। मैक एड्रेस, तो पीसी 1 को कुछ नहीं करना था। पीसी 1 को पीसी 2 का मैक एड्रेस बताना था, और पीसी 3 को पीसी 4 का मैक एड्रेस बताना था। तो एड्रेस, जैसे हमारा घर का एड्रेस होता है, वैसे ही सेम ये मैक एड्रेस होता है। तो हर नेटवर्किंग डिवाइस का एक एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं मैक। तो पीसी 1 को सिर्फ पीसी 2 का मैक एड्रेस देना था और आगे भेज देना था डेटा। स्विच क्या करता था? वो मैक एड्रेस को रीड करता था और स्विच 2 के पीसी 2 के पास वो डेटा भेज देता था। सिमिलरली पीसी 3 और पीसी 4 के बीच में भी मैक एड्रेस के थ्रू ये कम्युनिकेशन पॉसिबल हुई। ठीक है, तो ये था स्विच का एक फायदा। इस वजह से स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस बना। और इंटेलिजेंट डिवाइस सिर्फ इस वजह से भी नहीं बोला जाता। मान लेते हैं मेरे पास 100 अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। मेरे पास 100 कंप्यूटर्स हैं। अब जैसे मैंने बताया, एक सिंगल स्विच पे एक सिंगल स्विच पे मैं 100 कंप्यूटर्स अटैच नहीं कर सकता, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने अलग अलग स्विचेस बनाए। जैसे कि मान लेते हैं मैंने 4 स्विचेस बनाए। ठीक है, स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 3, स्विच नंबर 4, जैसे 4 स्विचेस मैंने बना दिए। और फिर क्या किया? एक स्विच पे मैंने 25 कंप्यूटर जोड़ दिए। ठीक है, एक स्विच पे मैंने 25 अलग अलग कंप्यूटर्स जोड़ दिए। ठीक है, तो क्या हुआ? मेरे 100 कंप्यूटर्स इन स्विचेस की बदौलत कनेक्ट हो गए। तो मेरे जितने भी 100 कंप्यूटर्स थे वो इन स्विचेस की बदौलत कनेक्ट हो गए। ठीक है, अब कनेक्ट हो गए, तो इस कनेक्शन से क्या फायदा हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपने नेटवर्क को ग्रो कर सकता हूं, मैं अपने नेटवर्क को बड़ा कर सकता हूं। ठीक है, तो मेरे पास अगर 500 कंप्यूटर्स भी आ गए तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं बहुत सारे स्विचेस को एक साथ जोड़ के इन 500 कंप्यूटर्स को अलग अलग स्विचेस में कनेक्ट करके इन कंप्यूटर्स को बात करवा सकता हूं। तो क्या हुआ? मेरी स्केलेबिलिटी बढ़ी, मेरा ग्रोथ हुआ, मेरे नेटवर्क का ग्रोथ हुआ। स्विच का ये भी एक फायदा था। ठीक है, उसके बाद मेरी फिर एक रिक्वायरमेंट आ गई। मान लेते हैं कि ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क है। ठीक है, वो एक यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, आईआईटी मान लेते हैं, आईआईटी एक यूनिवर्सिटी, उसका एक नेटवर्क। तो आईआईटी में हमें पता है बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री,
तो बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जितने भी कंप्यूटर्स हैं, ग्रीन में मैं जितने भी सर्कल कर रहा हूँ, ये सब जो है फिजिक्स वाले कंप्यूटर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स। ठीक है, इनको फिजिक्स प्रोफेसर यूज कर। तो मान लेते हैं ये वाला फिजिक्स प्रोफेसर को एक क्वेश्चन पेपर शेयर करना, एक क्वेश्चन पेपर शेयर करना। तो ये क्वेश्चन पेपर कैसे शेयर करेगा? हम मैंने एक अभी एक चीज डिस्कस की थी, मैक एड्रेस। तो ये फिजिक्स प्रोफेसर क्या करेगा? फिजिक्स प्रोफेसर वन, ठीक है, फिजिक्स प्रोफेसर टू को, फिजिक्स प्रोफेसर थ्री को और फिजिक्स प्रोफेसर फोर को उनका मैक एड्रेस लगा के ये क्वेश्चन पेपर आगे भेज देगा। ठीक है, तो क्या हो गया? डेटा सभी फिजिक्स प्रोफेसर के पास आ जाएगी। बट क्या ये पॉसिबल था अगर मेरे पास 50? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4 फिजिक्स टीचर थोड़ी ना होते हैं, 10 10 20 25 फिजिक्स टीचर्स होते हैं एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, 20 25 फिजिक्स टीचर्स होते हैं। तो क्या ये फिजिक्स टीचर नंबर वन 20 25 बार मैक एड्रेस लगा लगा के आगे भेजेगा? कर सकता है, बट बहुत टाइम टेकिंग टास्क है ये। ठीक है, तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए फिर से मैंने क्या किया, मैंने एक ग्रुप बनाया। ठीक है, उस ग्रुप को हम नेटवर्किंग टर्म में बोलते हैं वी लैन। और इस वी लैन ग्रुप में मैंने सभी फिजिक्स टीचर्स को ऐड कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मैंने कोई मैसेज भेजा, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं सभी को मैसेज जाता है ना। सिमिलरली वीलैन भी ऐसे ही काम करता है। मैंने अगर फिजिक्स वाले वीलैन पे कुछ मैसेज भेजा, तो उस वीलैन या फिर उस फिजिक्स वीलैन पे जितनी भी फिजिक्स टीचर्स हैं सभी को वो डेटा चला जाता है। तो ये फिजिक्स प्रोफेसर नंबर वन जैसे ही फिजिक्स क्वेश्चन पेपर भेजता है, वो इन सभी फिजिक्स टीचर्स के पास जाके रिसीव हो जाता है। तो ये भी था एक स्विच का यूज। ठीक है, सॉरी। तो ये सब हम पढ़ेंगे। आई एम सॉरी, एक तो ये सब के बारे में हम ये डेटा लिंक लेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, कि स्विच क्या होता है, वीलैन क्या होता है, मैक एड्रेसेस क्या होता है, मैक एड्रेसेस कैसे यूज होता है, वीलैन कैसे यूज होता है। तो ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, रियल टाइम में मैं बताऊं स्विचेस कैसे कनेक्ट होते हैं, तो वो अरे यार, ये डायग्राम नहीं हो रहा, एक मैं दिखाता हूँ आपको। रियल टाइम में आप देखोगे तो आपके जितने भी डिवाइसेस हैं वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं, अलग अलग स्विचेस जो है वायर्स के थ्रू ऐसे कनेक्टेड होते हैं, जिससे कि आप अपना नेटवर्क जो है ग्रो कर बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ एक एक कनेक्टिविटी वाला पार्ट है। तो इसके बारे में हम डेटा लिंक लेयर में पढ़ेंगे, कैसे डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं, कैसे इनका हम ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आपको? नहीं, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेटवर्क लेयर जो कि तीसरा। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, वी लैन। वी लैन पढ़ा ना। तो जैसे मैंने एक बताया था, एक यूनिवर्सिटी का मैंने एक नेटवर्क बताया। ठीक है, यूनिवर्सिटी के नेटवर्क में अलग अलग पीसीस हैं, कंप्यूटर्स हैं, फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो उन्होंने खुद का एक छोटा सा नेटवर्क फॉर्म करा। खुद का, खुद का मतलब लोकल, छोटा सा, मतलब छोटा सा एक एरिया में उन्होंने अपना खुद का एक नेटवर्क फॉर्म करके रखा है। तो इसको हम बोलते हैं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो अब हमको अगर अलग अलग लैन को कनेक्ट करना है, अब मुझे अगर अलग अलग लैन को कनेक्ट करना है, तो मुझे उसको कनेक्ट करना पड़ेगा वैन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन के थ्रू ही हम अलग अलग छोटे छोटे लैन कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये वैन होता क्या है, वैन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसको मैं समझाता हूं हमारे गूगल मैप के।
भरोसे। ठीक है, गूगल मैप के थ्रू मैं समझ। अब मान लेते हैं कि ये मेरा सोर्स है, यहां से मैं स्टार्ट करने वाला हूं और यहाँ पे मेरी जर्नी खत्म हो, ये मेरा एंड है। ठीक है, ये मेरी जर्नी कोयम्बतूर से लेके चेन्नई तक की मेरी जर्नी हो। और यहाँ पे मैं सिर्फ ये एज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास ट्रेन नहीं है, मेरे पास फ्लाइट नहीं, मैं वाया रोड ट्रैवल करने वाला। ठीक है मैं वाया रोड ही ट्रैवल करूंगा, ये मेरा एजम्पशन है। ठीक है, तो क्योंकि अब मैं रोड यूज करने वाला हूं, तो रोड यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं गूगल मैप, तुमको पता है, मैं जैसे ही मैं अगर गूगल मैप पे मैं डालूं कि मेरा सोर्स या फिर स्टार्टिंग पॉइंट कोयम्बतूर है और डेस्टिनेशन मेरा चेन्नई है, तो गूगल मैप क्या करेगा, गूगल मैप मुझे एक बेस्ट पाथ बताएगा ऐसे, ये मेरा बेस्ट पाथ ऐसे दिखाएगा। ठीक है, सेलम से ईरोड होते हुए, ईरोड से तिरुवन्नामलाई, फिर महाबलीपुरम, उसके बाद चेन्नई, ये मुझे बेस्ट पाथ जो है गूगल मैप दिखाएगा। ठीक है, अब ये जो रोड है, ये रोड मैंने बनाई क्या? ये रोड मैंने नहीं बनाई, ये रोड पहले से बनी हुई। और किसने बनाई? गवर्नमेंट ने। ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले से ये रोड बना रखी है ताकि मैं इस पे गाड़ी चला सकूं। तो नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग में हम इस रोड को बोलते हैं आईपी, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इस, ये जो रोड है या फिर ये जो नेटवर्किंग में जो रोड है जिसको हम इंटरनेट प्रोटोकॉल बनते हैं, पहले से ही बनी हुई है, जिसपे नेटवर्किंग डेटा जाता है। ठीक है, तो हम आईपी के बारे में और भी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अब ये रोड पे हम गाड़ियां चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं। ठीक है व्हीकल्स चलाते हैं, तो व्हीकल्स को रोड पे चलाते हैं। सिमिलरली नेटवर्किंग में ये व्हीकल्स होती है राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको हम, इन व्हीकल्स को हम नेटवर्किंग टर्म में राउटिंग प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, जो कि ये रोड पे चलेगी। अब उसके बाद हमारे पास अलग अलग टाइप के व्हीकल्स होते हैं हमारे पास कार होती है, कार हम चलाते हैं, बस से हम ट्रैवल कर सकते हैं, टू व्हीलर से हम ट्रैवल कर सकते हैं, हम चाहे तो वॉक करके जा सकते हैं। ठीक है, हमारे पास अगर एनर्जी है, हम कुछ मिशन कर रहे हैं, तो हम वॉक करके भी जा सकते हैं। तो अलग अलग व्हीकल्स हैं। सिमिलरली हमारे पास अलग अलग टाइप के राउटिंग प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, जैसे कि ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईएसआईएस। ठीक है, ये सब जो है अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स होती है या फिर अलग अलग तरीके के व्हीकल्स होते हैं जो कि रोड पे चलती है, जिसको हम नेटवर्किंग टर्म में आईपी बोलते हैं। ठीक है, तो अलग अलग व्हीकल्स या फिर अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल जो है आईपी पे चलते हैं। उसके बाद ये कार कौन चला रहा है? ये कार, ये टू व्हीलर, ये बस कौन चला रहा है? कोई पैसेंजर ही चला रहा है। ठीक है, पैसेंजर ही कोई चला रहा है, करेक्ट। तो ये पैसेंजर्स कौन है? नेटवर्किंग टर्म में हम इन पैसेंजर्स को बोलते हैं डेटा। हमारा जो डेटा है, हमारा जो ये जो डेटा है, वो ये अलग अलग व्हीकल्स, अलग अलग टाइप के व्हीकल्स यूज करके इस रोड पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्योंकि रोड की बात कर रहे हैं, हमने अलग अलग रोड देखे। हमने देखा है 2 लेन रोड देखा है, हमने 4 लेन रोड देखे, हमने 6 लेन रोड देखे, हमने 8 लेन रोड देखे, है ना। तो लेन क्या है? जैसे 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 लेन मतलब उसकी विड्थ, जैसे जैसे लेन की विड्थ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ट्रैफिक कम होने लगता है। तो 2 लेन रोड पे, 2 लेन रोड पे हमें ट्रैफिक ज्यादा दिखेगा, मोर ट्रैफिक, है ना। और यहाँ पे होगा लेस ट्रैफिक, मोर ट्रैफिक लेस ट्रैफिक, ये मुझे ज्यादा उल्टा। तो जैसे जैसे विड्थ बढ़ती है रोड की, जैसे 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 रोड की विड्थ बढ़ती है, आपका ट्रैफिक कम होने लगता है। इस विड्थ को हम नेटवर्किंग टर्म्स में हम
बैंडविड्थ के तौर पे समझ सकते। बैंडविड्थ तो आपने सुना होगा, 20 Mbps, 20 Mbps स्पीड है, 50 Mbps स्पीड है, 100 Mbps स्पीड है, 500 Mbps स्पीड है। वो क्या है? बेसिकली बैंडविड्थ। तो आपने बोला होगा, आपने सुना होगा कि कोई भी आपके पास वो एयरटेल वाला, जियो वाला कोई भी आता है, बोलता है कि आप 20 Mbps स्पीड लोगे, आपको बस इतना ही स्पीड मिलेगा। आप अगर क्या बोलते हैं, इंटरनेट डाउन होता है तो आपको सबसे पहले इफेक्ट करेगा, आपको ज्यादा ट्रैफिक दिखेगा, आपका इंटरनेट स्लो हो सकता है। बट अगर आप 50 MB या 100 MB वाला देखते हो तो आपको इतना ट्रैफिक नहीं दिखेगा, आपका इंटरनेट काफी स्मूथ चलता है। क्यों चलता है? सेम बैंडविड्थ। 20 Mbps में आपका इंटरनेट या फिर आपका जो रोड है उसकी विड्थ कम होती है। 100 Mbps या 500 Mbps में आपका नेटवर्किंग के रोड का जो विड्थ है वो ज्यादा होता है। तो ये सब हम नेटवर्किंग लेयर में पढ़ते हैं, जो कि है आपका लेयर 3। और ये सब कौन डिसाइड करता है? जैसे मैंने बताया था, ये जो लेयर्स हैं आपके हर नेटवर्किंग डिवाइस में बैठा है। लैपटॉप हो, पीसी हो, कंप्यूटर हो, फोन हो, स्मार्ट टीवी हो, ये पूरा आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस में बैठे हैं। और ये सब कौन सा रोड यूज करना है, ठीक है, आपका डेटा, मतलब या फिर आपका जो पैसेंजर है, आपका पैसेंजर, आपका नेटवर्किंग में जो पैसेंजर है, वो कौन सा, कितना, कौन सा लेन यूज करेगा, 2 लेन यूज करेगा, 3 लेन यूज करेगा, 4 लेन यूज करेगा, कौन सा कार यूज करेगा, बस यूज करेगा या पैदल जाएगा या टू व्हीलर यूज करेगा, और कौन से रोड से जाएगा, ठीक है। ये सब आपके नेटवर्किंग लेयर का थर्ड, नेटवर्किंग डिवाइसेस का थर्ड लेयर डिसाइड कर। तो ये सब हम पढ़ेंगे थर्ड लेयर, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ पे? आशुतोष, महेश, कुछ डाउट यहाँ पे? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ लेयर। तो ये आप देख रहे हो ट्रांसपोर्ट लेयर। यहाँ पे मैंने जो आपको डायग्राम दिखाया है, वो आपके व्हाट्सएप के कुछ कुछ स्नैपशॉट्स, स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, आपने अगर आपके दोस्त को कुछ मैसेज भेजा है, फिर किसी को भी मैसेज भेजा, तो सेंड आता, मतलब वो मैसेज चला गया, ठीक है। आपके दोस्त के फोन पे वो मैसेज रिसीव होता है तो आपको डबल टिक दिखता है। आपके दोस्त ने अगर वो पढ़ लिया तो ब्लू टिक दिखता है, ठीक है। या फिर आप अगर कोई मैसेज भेज रहे हो और वो आपके दोस्त को रिसीव नहीं हुआ, तो नॉट डिलीवर्ड दिखा, ठीक है। या फिर आप कोई बहुत दिनों बाद अगर आप व्हाट्सएप ओपन कर, तो आपको ये मैसेज दिखा। बट मेरा सवाल ये है कि मेरा सवाल ये है, ये जो भी चीजें हो रही है, ये सब तो आपके दोस्त के फोन पे हो रही है, ठीक है। मैसेज आपके दोस्त के फोन को रिसीव हुआ, ये आपके फोन को कैसे पता? आपके दोस्त ने मैसेज पढ़ लिया, वो उसने उसके फोन पे मैसेज पढ़ा ना, आपके दोस्त ने उसके फोन पे मैसेज पढ़ा, तब जाके आपको पता पड़ा कि उसने मैसेज पढ़ लिया। तो आपके फोन को कैसे पता पड़ा कि आपके दोस्त ने मैसेज पढ़ लिया? ये कैसे पता? सिमिलरली, आपने मैसेज भेजा, वो मैसेज आपके दोस्त को रिसीव नहीं हुआ, ये आपके फोन को कैसे पता? मतलब आपने एक चिट्ठी लिख के भेज दी, या फिर आपने कुरियर किया, वो कुरियर नहीं पहुंचा, ये आपको कैसे पता पड़ा? जब तक सामने वाला आपको नहीं बताए, आपको कैसे पता? यहाँ पे आपका फोन कैसे बता रहा है? आपका फोन, क्या आपका फोन और आपके दोस्त का फोन एक दूसरे के पास में, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं, जुड़े हुए? और तब भी आपके फोन को तो सब पता पड़ रहा है। वो कैसे पता पड़ रहा है? वो आपके फोन और आपके दोस्त के फोन का ट्रांसपोर्ट लेयर, जो फोर्थ लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, उसकी वजह से पता पड़ा। तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर करता क्या? ये ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली एक्नॉलेजमेंट देने का काम करता है, ठीक है। ये बेसिकली एक्नॉलेजमेंट देने का काम करता है, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये मैं हूं, ठीक है, ये आप लोग हो। तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। क्या आपको मेरे से कुछ डाउट है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक आप मुझे जवाब
नहीं दोगे, जब तक आप मुझे जवाब नहीं दोगे, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि आपको मेरा मैसेज रिसीव हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, तो मैं अभी आपसे पूछता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आशुतोष, महेश, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एग्जाम्पल, जब तक आप मुझे जवाब नहीं दोगे, मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे नहीं पता कि आपको मेरा मैसेज रिसीव हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो वो एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी है इंटरनेट पे, ताकि एक दूसरे के साथ हम डेटा करेक्टली शेयर कर सकें, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर, हर नेटवर्किंग डिवाइस का ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, वो एक्नॉलेजमेंट का काम करता है। ठीक है, उस एक्नॉलेजमेंट की वजह से ही आपको पता पड़ता है कि आपके दोस्त को वो मैसेज रिसीव हुआ है और उसने वो मैसेज पढ़ लिया है, या फिर आपके दोस्त को वो मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। ये सब आपके फोन और आपके दोस्त के फोन का ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट लेयर, जो कि है एप्लीकेशन। अभी आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि ये आपने लास्ट लेयर कैसे बोल दिया? अभी तो आपने दिखाया है मुझे कि वो ट्रैफिक सिग्नल में जो जो है 7 लेयर होते हैं, यहाँ पे तो आप 5 लेयर बोल रहे हो और आप इसको लास्ट लेयर बोल रहे हो। ये कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि मैंने आपको दो तरीके के ट्रैफिक सिग्नल्स बताए। मैंने आपको दो तरीके के ट्रैफिक सिग्नल बताए। एक है आपका ओपन स्टैंडर्ड इंटरकनेक्ट, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये है आपके दो टाइप के सिग्नल। और ये जो आप देख रहे हो जिसमें 7 लेयर दिख रहे हैं, इसमें आपको 7 लेयर्स दिख रहे हैं, ये है ओएसआई लेयर मॉडल। ठीक है, ओएसआई लेयर मॉडल जिसमें 7 लेयर दिखेंगे। तो अब टीसीपी आईपी मॉडल क्या होता है? टीसीपी आईपी मॉडल में सेम होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि ये जो आखिरी के 3 लेयर्स हैं, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को क्लब कर दिया जाता है और एक सिंगल लेयर बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। काम एक ही है, जो ओएसआई लेयर में सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर कर रहा है, वही सेम काम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का एप्लीकेशन लेयर कर रहा है। बट उसमें यही डिफरेंस है कि सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर को जोड़ के एक सिंगल लेयर बना दिया है एप्लीकेशन। इस वजह से मैंने वहां पे बोला कि ये हमारा लास्ट लेयर है एप्लीकेशन। तो इस एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है? इस एप्लीकेशन लेयर में, जैसे कि मैं गूगल ओपन करता हूँ, गूगल क्रोम ओपन करता हूँ या फायरफॉक्स ओपन करता हूँ या फिर एज ओपन करता हूँ या फिर ओपरा ओपन करता हूँ, कुछ भी ओपन करता हूँ और वहां पर मैं टाइप करता हूँ गूगल। तो जैसे मैंने google.com टाइप किया तो मेरे सामने गूगल का पेज ओपन हो गया। वो कैसे हुआ, उसकी स्टडी होती है एप्लीकेशन में। तो जैसे कि मैंने गूगल क्रोम में टाइप किया google.com। ठीक है, ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है। ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट है, ये हम सिर्फ ह्यूमन को समझने के लिए। बट कंप्यूटर्स, पीसीस, मोबाइल फोन, राउटर्स, स्विचेस या फिर जितने भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है, इनको ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं समझना। उनको चाहिए रहता है आईपी एड्रेस के फॉर्म में, आईपी एड्रेस के फॉर्म में चाहिए होता है, जो कि एक अलग तरीके का एड्रेस फॉर्मेट है। इन नेटवर्किंग डिवाइसेस को ये आईपी एड्रेस ही समझ में आता है। तो इस ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट को कन्वर्ट करके आईपी एड्रेस में लेके आने का काम एप्लीकेशन लेयर में होता है, जिसको हम बोलते हैं डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम की बदौलत ये google.com जो है, उसके इक्विवेलेंट आईपी एड्रेस में फॉर्म होता है। और ये डीएनएस कहाँ हो रहा है? आपका डीएनएस कहाँ हो रहा है? ये आपके एप्लीकेशन लेयर में हो रहा है, जो कि है आपका 5th लेयर। ठीक है, उसके बाद जब ये आईपी एड्रेस मिल जाए, तो आपका कंप्यूटर क्या करता है? आपका ये आपका कंप्यूटर है। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपका गूगल गूगल का सर्वर है। तो इस गूगल के सर्वर के साथ लेयर 4 की कनेक्टिविटी बनाता है।
ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट मिल सके। ठीक है, वो कहाँ हो रहा है, आपके लेयर 4 पे हो रहा है। आपके कंप्यूटर और गूगल सर्वर के बीच में लेयर 4 की कनेक्टिविटी बनाता है, ताकि आपका कंप्यूटर और गूगल का सर्वर जो है एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट दे सके। क्या मेरा मैसेज तुम्हें रिसीव हुआ? हाँ रिसीव हुआ। क्या तुम्हारा मैसेज मुझे रिसीव हुआ? हाँ रिसीव हुआ। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है आपके लेयर 4। और आपके कंप्यूटर और google.com के बीच में जो ट्रांसपोर्ट लेयर की जो कनेक्टिविटी बनाने का काम किसका हुआ? वो आपके नेटवर्क लेयर पे चला। नेटवर्क लेयर पे किसकी बदौलत? आईपी की बदौलत। google.com के साथ हो रहा है। वो कौन से लेयर पे हुआ? लेयर 3 पे हुआ। ठीक है, उसके बाद लेयर 3 पे आपका कंप्यूटर और गूगल डिसाइड कर रहा है कि भाई मैं कौन सा रास्ता यूज करूंगा, कौन सा बस यूज करूं, बस यूज करूं, कार यूज करूं, कि क्या यूज करूं, कितना डेटा भेजूं, कितना बैंडविड्थ चाहिए मुझे, ये सब डिसाइड हो रहा है आपके लेयर 3। दोनों डिवाइसेस, आपके कंप्यूटर और गूगल सर्वर दोनों के बीच में ये डिसाइड हो। उसके बाद आपके कंप्यूटर और गूगल सर्वर के बीच में लेयर 2 पे, ठीक है, मैक एड्रेसेस के बदौलत डेटा फॉरवर्ड होता है। वो कौन से लेयर पे हो रहा है? लेयर 2 पे हो रहा है। उसके बाद आपका कंप्यूटर और गूगल सर्वर के बीच पे डेटा जो है वायर के थ्रू जा रही है। वायर के थ्रू जा रही है। वो कौन से लेयर पे हो रहा है? लेयर 1 पे हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, आपका कंप्यूटर, अभी हमने स्टार्टिंग में यही देखा था कि आपका कंप्यूटर जब google.com भेज रहा है, वो ऊपर से नीचे डेटा भेजते हुए आता है, फिर वायर के थ्रू google.com के पास जाता है, फिर google.com पे वो नीचे से ऊपर एप्लीकेशन लेयर तक डेटा भेजता है। तो ये हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, मैंने उसको पूरा एक साथ लेके आया। google.com से, मतलब आपके एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर तक, फिर google.com पे फिजिकल लेयर से एप्लीकेशन लेयर। तो ये पूरा हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ डाउट यहाँ पे? आशुतोष, महेश, कुछ भी डाउट है आप दोनों को? नहीं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं। ये तो था मेरे वेबिनार से रिलेटेड चीज, कि मैं सीसीएनए वेबिनार में मैंने क्या पढ़ाया। मैंने आपको बताया सीसीएनए वेबिनार में कि कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या पढ़ेंगे हम। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स होता क्या है, उसमें चीजें कैसे काम करती हैं, और इसके बारे में हम कैसे। तो अभी आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि ठीक है, ये वेबिनार तो ठीक है, बट इस वेबिनार से मेरा क्या फायदा? इन वेबिनार से मेरा क्या फायदा होगा? ठीक है, तो ये फायदा है कि नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग में वायर्ड नेटवर्किंग होता है, वायर्ड नेटवर्किंग होता है, वायरलेस नेटवर्किंग भी होता है। ठीक है, नेटवर्क ऑटोमेशन होता है, नेटवर्क ऑटोमेशन। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्लाउड आता है, क्लाउड नेटवर्किंग चलता है। तो अलग अलग चीजें होती है, सिक्योरिटी भी है, आजकल चल रही है सिक्योरिटी। तो नेटवर्किंग में अलग अलग फील्ड्स हैं। ठीक है, तो आप जब नेटवर्किंग स्टार्ट करते हो, स्टार्ट करने के बाद जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज आता है, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको नेटवर्किंग में कौन से फील्ड में जाना है। वायर्ड नेटवर्किंग में जाना है, कि वायरलेस नेटवर्किंग में जाना है, कि क्लाउड नेटवर्किंग में जाना है, या सिक्योरिटी में जाना है, ये सब आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आप मान लेते हैं आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कौन सा नेटवर्किंग में जाना है। तो इस नेटवर्किंग के बदौलत आप कौन कौन से कंपनीज ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हो, आप सर्विस बेस्ड कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो नेटवर्किंग प्रोडक्ट कंपनीज कौन कौन सी? बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा ये जहां जितने मैंने लिखे उतनी है, बहुत सारी कंपनीज है, बट ये कुछ नॉन कंपनी है। जैसे कि सिस्को, जिसमें मैं काम करता हूँ, वो है सिस्को। ठीक है, फिर है आईबीएम, नोकिया, जूनिपर, सिएना, कैलिक्स, एचपी, अरुबा। और भी बहुत सारी कंपनीज है नेटवर्किंग प्रोडक्ट कंपनीज। ये सब अलग अलग कंपनीज है। प्रोडक्ट कंपनीज का मतलब क्या होता है? ये लोग खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं।
ये लोग खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये सब है। तो आप इन कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मान लेते हैं आपके पास प्रोडक्ट कंपनीज की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो आपने क्या किया, आप इन सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी जा सकते हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट, इन सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी जा सकते हैं। तो अभी आप अगर मेरे से पूछो कि भाई प्रोडक्ट कंपनीज और सर्विस बेस्ड कंपनीज में अंतर क्या है, तो प्रोडक्ट कंपनीज ये होती हैं कि भाई इनमें ये खुद के प्रोडक्ट्स बनाती हैं। इनका अगर मैं बेनिफिट बताऊं, इनका वर्क कल्चर बहुत अच्छा होता है, इनका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है, इनकी सैलरी सर्विस बेस्ड कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा भी होती है, ठीक है। आपको नॉलेज काफी अच्छा मिलता है, आप काफी इंटेलिजेंट लोगों से भी घिरे हुए होते हैं, आपको ग्रोथ का मौका मिलता है, आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जा सकते हो। ये सब फायदे होते हैं प्रोडक्ट कंपनीज के। सर्विस बेस्ड कंपनी का क्या है? पहली बात तो हम ये समझते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी होती क्या है। सर्विस बेस्ड कंपनी का मतलब ये होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी ये बोलता है कि भाई मेरे पास रिसोर्सेस हैं, ठीक है। रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का मतलब मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। मेरे पास एम्प्लॉयज हैं। क्या आपके पास, क्या आप प्रोडक्ट कंपनीज के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपके पास रिसोर्सेस नहीं है? तो मुझे बताओ, मैं क्या करूंगा, मैं अपने एम्प्लॉयज को आपके प्रोजेक्ट के लिए अलॉट कर दूंगा, उसके बदले में आप मुझे पैसे दो। सिंपल फंडा। सर्विस बेस्ड कंपनी, सर्विस बेस्ड कंपनी यही बोलती है कि मैं आपको अपने एम्प्लॉयज दूंगा आपका काम करने के लिए, उसके बदले में आप मुझे पैसे दो। सर्विस बेस्ड कंपनी का सिंपल फंडा है। तो प्रोडक्ट कंपनीज के प्रोजेक्ट जो है सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी होते हैं। अब क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनी जो है एक प्रोडक्ट कंपनीज जो है सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए क्लाइंट हो जाते हैं, तो उसमें जो होता ही है, वर्क कल्चर थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। थोड़ा नहीं, थोड़ा भी होता है, बहुत ज्यादा भी होता है, या कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी कंपनी ऑल्सो, ठीक है। तो टॉक्सिक होता है, वर्क लाइफ बैलेंस इतनी खास नहीं होती, सैलरी इतनी कम होती है। आप भले ही आप, आपका क्लाइंट जो है ये रहेगा, प्रोडक्ट कंपनीज होगा, बट आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जैसे जी, जैसे मैंने बताया कि बेनिफिट्स यहाँ पे क्या होता है, आप सिस्को, जैसे कि सिस्को में हो, आप सिस्को के एग्जाम्स, अगर आप सिस्को एम्प्लॉय हो तो आपको सिस्को एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स मिलेंगे। बट आप अगर सर्विस बेस्ड कंपनी में, जैसे कि मान लेते हैं आप एचसीएल में काम कर रहे हो, पर आपका क्लाइंट जो है सिस्को है, आपको सिस्को के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप भले ही सिस्को के लिए काम कर रहे हो, बट आपको बेनिफिट्स एचसीएल का ही रहेगा। आपको सैलरी हाइक एचसीएल पे करेगी, सिस्को नहीं देगी। आप एचसीएल के पेरोल पे रहोगे, सिस्को के पेरोल पे नहीं रहोगे। आपका प्रमोशन एचसीएल के बेसिस पे होगा, सिस्को के बेसिस पे नहीं होगा। तो ये सब थोड़े कॉन्स हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करने के। बट काम दोनों जगह एक ही हो रहा है। प्रोडक्ट कंपनी में भी काम वही हो रहा है जो सर्विस बेस्ड कंपनी में हो रहा है, बट पर्क्स अलग होते हैं, ठीक है। अब आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे ये पढ़ना है, ये कंपनी में ज्वाइन करना है, बट मैं कहाँ से स्टार्ट करूं? आपके मन में अगर ये डाउट है कि मैं कहाँ से स्टार्ट, तो मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप स्टार्ट करो बेसिक्स, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट, और वो बेसिक्स जो है आपको सीसीएनए एब्सोल्युटली प्रोवाइड करता है, जिसका फुल फॉर्म है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। कोई भी नेटवर्क इंजीनियर जब भी नेटवर्किंग स्टार्ट करता है, वो हमेशा सीसीएनए से ही स्टार्ट करके आया है। मैंने इतने सारे इंजीनियर्स को देखा है, ठीक है। मैं खुद, मैंने जब नेटवर्किंग पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने सीसीएनए से ही स्टार्ट किया था, क्योंकि सीसीएनए इज अ वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड नोन और कॉमनली अवेलेबल रिसोर्स है। आपको, आप अगर यूट्यूब में डालोगे सीसीएनए कोर्स, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। तो आप बेसिक से स्टार्ट करो सीसीएनए। फिर आपको अगर इंटरेस्ट आया कि यार मुझे और पढ़ना है, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो, सीसीएनपी, जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल, ठीक है, जो कि होता है इंटरमीडिएट लेवल। उसके बाद आप चाहते हो मैं एडवांस सीखूं, उसका सर्टिफिकेशन, तो आप सीसीआई कर सकते हो, सिस्को सर्टिफाइड इंटरनेट एक्सपर्ट। अब जैसे जैसे आप एडवांस लेवल सर्टिफिकेट करते जाते हो, ठीक है,
उस हिसाब से आपको जॉब रोल्स मिलने लगते, उस हिसाब से आपकी सैलरी हाइक होती है, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उस हिसाब से आपको कंपनीज, अलग अलग कंपनीज बुला, ठीक है। उसके बाद आप सीसीआई क्लियर करते हो। सीसीआई का उसके बाद एक एडवांस लेवल और होता है जिसको हम बोलते हैं सीसीडीई, सिस्को सर्टिफाइड डिजाइन एक्सपर्ट, ठीक है। इसमें मतलब डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। इसमें काफी कुछ आपको बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, एक बिजनेस की नॉलेज होनी चाहिए, सेल्स की नॉलेज होनी है, ओपेक्स कैपेक्स ये सब की नॉलेज होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको बिजनेस नॉलेज भी होना चाहिए। उसके बाद ये टफेस्ट सिस्को एग्जाम या फिर टफेस्ट आईटी एग्जाम मैं बोलूंगा वो होता है सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट, ठीक है। ये है दुनिया का सबसे टफेस्ट आईटी एग्जाम, ठीक है। इसको क्रैक करना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि इसको जब आप लिखने जाते हो, उसके बाद जब आप अटेंड करते हो, तो आपके सामने लिटरली पैनलिस्ट बैठे होते हैं, सिस्को के इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग फील्ड में। क्या आप आर्किटेक्ट बन सकते हो, उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप यहाँ नहीं पहुंच सकते, बट इस जगह पहुंचने के लिए आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा सीसीएन। सिर्फ सिस्को ही नहीं है जो कि ये नेटवर्किंग सर्टिफिकेशंस देता है या फिर कोर्सेज पढ़ाता है। जूनिपर नाम की कंपनी भी है जिसके सर्टिफिकेट्स होते हैं जेएनसीए, जेएनसीपी, जेएनसीए। बट सिस्को सर्टिफिकेशंस आर वर्ल्ड वाइड में, जूनिपर के भी हैं, बट बहुत सारे नेटवर्किंग वर्ल्ड में सीसीएनए ज्यादा जाना जाता है, ठीक है। तो आप सीसीएनए से स्टार्ट करो, और वही सेम चीज मैं 23rd फेब से स्टार्ट करने वाला हूं। तो ये वेबिनार का मेन कंसेप्ट ही यही था कि मैं बताऊं कि मैं 23rd फरवरी से मैं खुद का सीसीएनए कोर्स स्टार्ट करूंगा, जो कि है हिंदी में। अब इसके आगे बढ़ने के पहले आशुतोष, महेश, आप दोनों को कुछ पूछना है यहां तक, कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 23rd फरवरी से मैं सीसीएनए कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं, जो कि होगा हिंदी में। तो इस सीसीएनए कोर्स में मैं पूरा सीसीएनए से रिलेटेड सब कुछ चीजें पढ़ाऊंगा, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक एक लेयर की चीजें मैंने पढ़ाई, एक एक लेयर की चीजें मैं बताऊंगा। केबल्स क्या होती है, ठीक है, केबल्स क्या होती हैं। उसके बाद ये मैक एड्रेसेस क्या होता है, वीलैंस क्या होती है, ठीक है, वीलैंस क्या होती है, उसके बाद स्विच क्या होता है। फिर हम नेक्स्ट लेयर पर जाएंगे, तो हम आईपी एड्रेसिंग क्या होता है, आईपी एड्रेसेस क्या होता है, उसके बाद आईपी क्या होती है, उसके बाद ये राउटिंग क्या होता है, ठीक है। राउटिंग के बाद हम ऊपर जाएंगे तो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, ओएसपीएफ क्या होता है, फिर पिंग कैसे काम करता है, आर्क कैसे काम करता है, ठीक है, एचएसआरपी, वीआरआरपी, बहुत सारी चीजें हम सीसीएनए से रिलेटेड सभी चीज हम डिस्कस करेंगे इस सीसीएनए कोर्स में, ठीक है। और ये कोर्स जैसे मैंने बताया 23rd फरवरी से स्टार्ट होगा, और इसकी टाइमिंग होगी 1.5 आवर्स की, 1.5 आवर्स की टाइमिंग होगी, जो कि होगी 6:30 PM से 6:30 PM से 8 PM के बीच में ये टाइमिंग रहेगी। और ये चलेगा 5 डेज पर वीक, पर वीक। और इसका ड्यूरेशन है 2 मंथ्स, 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है, 5 डेज पर वीक, 2 मंथ्स का ड्यूरेशन है। हर सेशन 1.5 घंटे का होगा, 6:30 से 8 PM, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये आप ये सेशन ज्वाइन नहीं कर पाओगे, आपको लगता है कि ये अगर ये सेशन नहीं ज्वाइन कर पाओगे, तो ये सभी सेशंस जूम पर रिकॉर्ड होंगी। जैसे कि ये अभी वाला जो वेबिनार है वो जूम पर रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये हर सेशन जो है जूम पर रिकॉर्ड होगी, और ये रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर की जाएगी। और इन रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस आपके पास 180 डेज तक रहेगा। 180 डेज माने 6 मंथ्स, 6 मंथ्स तक आपके पास इन रिकॉर्डिंग्स की एक्सेस रहेगी, ठीक है। साथ ही साथ साथ ही साथ
मैं आपको ऑफिशियल ऑफिशियल सीसीएनए के पीडीएफ शेयर करूंगा, जो कि आप कभी भी पढ़ सकते हो और वो आप हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हो। सीसीएनए के ऑफिशियल पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो आप अपने पास हमेशा रख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स तो मैं दे ही रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ सीसीएनए के पीडीएफ भी मैं आपको हमेशा के लिए दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ आपको आपको लाइफ टाइम लाइफ टाइम मेरी मेंटरशिप मिलेगी आपको। आप कभी भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, किसी चीज के बारे में पूछ सकते हो। मेंटरशिप मिलेगी आपको। कैरियर गाइडेंस मिल रहा है मेरे से। मैं खुद आपको गाइड करूंगा कि आप नेटवर्किंग में कैसे जा सकते हो, कहाँ जा सकते हो, क्या चल रहा है। कैरियर गाइडेंस मिलेगा आपको। ठीक है, इंटरव्यू के लिए मैं आपको प्रिपेयर करा सकता हूँ। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपको मिलेगी। ठीक है, जॉब असिस्टेंस मैं आपको दे सकता हूँ। जॉब असिस्टेंस आपको मिलेगी। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको रेज्यूमे असिस्टेंस भी दूंगा। अब सिर्फ रेज्यूमे और जॉब असिस्टेंस के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको जॉब, क्या बोलते हैं, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं एजेंसी नहीं चला रहा हूं। ठीक है, मैं खुद एक एक अकेला आदमी हूं। ठीक है, मेरे कोई एजेंसी नहीं है, मैं एक सिंगल बंदा हूं जो ये सब कर रहा हूँ। जॉब असिस्टेंट से मेरा मतलब है कि अगर आप मेरे साथ लिंक्डइन पे कनेक्टेड हो, तो मैं आपको वो जॉब के बारे में आपको वो आगे फॉरवर्ड कर सकता हूं। उस जॉब पे अप्लाई करना। ठीक है, उस जॉब पे अप्लाई करना, वो इंटरव्यू अटेंड करना आपका काम। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा सकता हूँ। इंटरव्यू के लिए कैसे, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जॉब, जैसे कि मेरे पास अगर वो जॉब आती है, जॉब मैंने कुछ देखा, तो जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ लिया, तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर करा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी असिस्टेंस रहेगी, इंटरव्यू और जॉब असिस्टेंस। रेज्यूमे में मैं आपका रेज्यूमे बना के नहीं दूंगा। आप अपना रेज्यूमे बनाइए, उसके बाद आप मेरे पास वो रेज्यूमे लेके आइए। मैं उसमें बता सकता हूँ क्या इंप्रूवमेंट है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ मैं यहाँ बनाऊँ, रेज्यूमे आपको बनाना। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मेरी तरफ से लाइफ टाइम मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कोर्स खत्म कर लिया, 6 मंथ्स का आपका कोर्स हो गया, या फिर 23 फेब के बाद 2 महीने तक आपने कोर्स किया, उसके बाद आप मेरे से आके पूछोगे तो मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा, नहीं। मेरी मेंटरशिप, मेरा कैरियर गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब असिस्टेंस, सब मैं आपको हमेशा, मैं आपको अवेलेबल रहूंगा। आप मेरे से कभी भी, आप मेरे से डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक सिंगल आदमी हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है। ठीक है, तो आप अगर कॉल करोगे तो मैं ही फोन उठाऊंगा। मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है जो फोन उठा के बोलेगा कि वो बिजी है, बाद में बात करो, नहीं। आपका कॉल मेरे पास ही आएगा। आप अगर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, मैं ही आपको रिप्लाई कर, और कोई रिप्लाई नहीं करना। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अगर, ठीक है, इसके आगे जाने के पहले आशुतोष, महेश, आपको कुछ पूछना है? आशुतोष, महेश, कुछ पूछना है आपको? नहीं, ठीक है। तो ये सब आप अगर कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बहुत सारे नेटवर्किंग इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। आप अगर जाते हो तो ये सब चीजें, ठीक है, आपको इंटरव्यू गाइड करना, ये करना, वो करना, रिकॉर्डिंग देना, पीडीएफ देना, ये सब आपको वो आराम से 15,000 रुपीज ले लेंगे। ठीक है, ये सब आपको एक इंस्टीट्यूट में अगर आप जाके ज्वाइन करते हो तो इजीली आपको 15,000 चार्ज करेंगे। बट मैं, क्योंकि एक सिंगल आदमी हूँ, मेरी कोई टीम नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये सब चीज, मेरा मेरा मेन मोटो ही है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँ, आपका आपका कोर स्ट्रॉन्ग करूँ, ताकि आप नेटवर्किंग अच्छे से सीखो। और मेरी फी इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 6,000, जिसमें आपको मेरी तरफ से पूरी मेंटरशिप, कैरियर गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जॉब असिस्टेंस, रेज्यूमे प्रिपरेशन, और आप मेरे से कभी भी बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, आपको मैं सीसी ने पीडीएफ दे रहा हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स आपके पास 6 महीने के लिए रहेगी। इसके बाद भी अगर आपको एक्सटेंड करना है तो आप एक छोटा सा मिनिमल फी पे करके भी एक्सटेंड कर सकते हो।
6,000 देने की जरूरत नहीं, ठीक है, प्रॉब्ली 100-200 रुपीज देके आप वो एक्सटेंड करा सकते, वो एक्सेस आप एक्सटेंड करा सकते, ठीक है। सो विथ ऑल दिस थिंग मैं आपको ये पूरा 6,000 पे देकर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप मेरे से डायरेक्टली कभी भी किसी वक्त भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा मैं अभी आपको समझा रहा हूँ उसी तरीके से मैं आपको आगे भी कैरियर पे गाइड कर सकता हूँ। तो ये सब चीज आपको 6,000 में मिल रही है, ठीक है। तो मैं 23 फरवरी से सीसीएनए कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, और ये कोर्स में मैं जो भी मैंने अभी आपको चीजें बताई ये सब मैं एक्सप्लेन करूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा वेबिनार खत्म होता है। आशुतोष, महेश, आपको कुछ भी पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और यहीं पे मैं अब अपना ये रिकॉर्डिंग बंद कर